हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। मैं रोहित कुमार फिर से आपके सामने आ गया हूँ एक बेहतरीन क्लास के साथ। तो अब तक हम लोगों ने पिछले 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और 6 लेक्चर में हम लोगों ने 1.1 के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए हैं। तो आइए आज लेक्चर नंबर 7 की शुरुआत करते हैं और आज बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। टोटल 16 क्वेश्चन है, बस वहां तक कंप्लीट। तो आज हम लोग का ये प्रश्नावली 1.1 जो है आज समाप्त हो जाने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है 11 नंबर, कि सिद्ध करे कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, एक समतल में बिंदुओं का समुच्चय है, उसमें एक संबंध दिया है P और Q में कि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है। तो द्वारा जो संबंध R है एक तुल्यता संबंध है। पहले तो ये सिद्ध करना है, उसके बाद भी कुछ प्रश्न दिया गया वो बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ तक की बातों को प्रूफ कर लेते हैं कि ये जो संबंध दिया है वो तुल्यता है कि नहीं। तो ये देखा जाए, यहाँ से हल शुरू करते हैं इसका। तो प्रश्न में बोला है कि जो मूल बिंदु से P की दूरी है वो Q की दूरी के बराबर है। तो अपने से हम मान लेते हैं कि P की दूरी कुछ है। हम मान लेते हैं कि माना कि मूल बिंदु, और मान लो मूल बिंदु O है, तो मूल बिंदु से P की दूरी और इसे हम लोग मान लेते हैं OP कि ये OP है। सेम वही कहानी कि मूल बिंदु O से एक जो बिंदु Q है उसकी दूरी मान लेते हैं, तो Q की जो दूरी है उसे हम लोग मान लेते हैं OQ। तो दो दूरी हम लोगों ने मान लिया, P वाले के लिए OP और Q वाले के लिए OQ। लेकिन संक्रामक में तो एक तीसरा बिंदु भी आएगा, तो फिर तीसरा लेते हैं। तथा एक और मान लेते हैं कि मूल बिंदु O से किसकी दूरी, R तो नहीं ले सकते भाई क्योंकि R तो संबंध दिया गया, तो S ले लो कि मूल बिंदु O से S की दूरी और उसे हम लोग ले लेते हैं OS। तो यहाँ 3 पॉइंट हम लोगों ने मान लिया है, P, Q और S की 3 बिंदु का दूरी जो है OP, OQ और क्या है जी, OS है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं और क्या क्या बोला है उसको सिद्ध किया जाए। तो पहले हम लोग को सिद्ध करना है तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले हल करते हैं यहाँ स्वतुल्य, और स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ। स्वतुल्य का मतलब होता है P रिलेशन P। हम चेक करते हैं कि क्या यह संबंध सही है कि नहीं। तो प्रश्न बोला है यहाँ पे कि पहला वाला का मूल बिंदु से दूरी दूसरा वाला के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ तो पहला वाला भी P है और दूसरा वाला भी P है, मतलब कि OP जो है वो OP के बराबर होगा, कि मूल बिंदु से P की दूरी P के दूरी के बराबर ही होगा। आप इसे भाषा में लिख लो या डायरेक्ट लिख दो कि OP लिख दो यहाँ पे, ताकि और भी सही लगे। मूल बिंदु से P की दूरी बिंदु P के दूरी के समान होगा। प्रश्न बोला है ना कि मूल बिंदु से बिंदु की दूरी क्या है, Q के दूरी के समान है, तो बिंदु P के दूरी के समान होगा। कहने का अर्थ है यहाँ पे कि सर दोनों तो सेम ही बिंदु है ना, तो OP जो है वो OP के बराबर होगा। इसका मतलब कि P, जो है P, क्या है, बिलोंग्स टू R है। P, बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। R स्वतुल्य संबंध है। तो ये जो संबंध था वो स्वतुल्य तो है। अब बारी है चेक करने की क्या ये संबंध सममित भी है क्या। तो आइए आगे अब जांच करते हैं कि ये वाला संबंध सममित है कि नहीं। तो सममित तो बड़ा ही आसान बात है जांच करना। सममित में 2 बात से मतलब होता है, पहला का संबंध दूसरा से तो दूसरा का संबंध पहला से। आइए हल करते हैं। तो अब ये दूसरा चेक कहता है सममित। क्या ये संबंध सममित है। तो सममित में P रिलेशन Q, और इसके बारे में ऑलरेडी प्रश्न में दिया है। क्या दिया है, मूल बिंदु से P की दूरी, मूल बिंदु से P की दूरी Q की दूरी के समान है। Q की दूरी के समान है ना जी। मूल बिंदु से P की जो दूरी है वो मूल ही बिंदु से Q के दूरी के समान है। मतलब लिख सकते हैं कि जो OP है वो इज इक्वल टू OQ के बराबर है। जरा उल्टा चेक करो, Q रिलेशन P, जब P की दूरी Q की दूरी के समान है
तो क्यू की दूरी पी की दूरी के समान होगा। लिख सकते हैं कि मूल बिंदु से क्यू की दूरी बिंदु पी की दूरी के समान ही होगा। कहने का तात्पर्य कि सर OQ जो है वो OP के बराबर है। तो यहाँ जो संबंध P और Q में है वही संबंध Q और P में है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये सममित संबंध कहलाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि सर P और Q का जो संबंध है वही Q का P के साथ संबंध है, मतलब दोनों बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या है, R सर सममित संबंध है, R सममित संबंध है। तो ये वाला जो संबंध है वो सममित है। अब तीसरा और अंतिम इसका जांच करना है संक्रामक, कि क्या ये संबंध संक्रामक है। तो संक्रामक में 3 संबंध जांच करना है, P का Q के साथ, Q का S के साथ और P का S के। तो P रिलेशन Q, और ये तो पहले ही बोल दिया है, आप तो लिख सकते हो कि सर OP जो है वो OQ के बराबर है। ठीक है, ये दिया गया है। अब लिखते हैं Q रिलेशन S, जैसे ही भाषा में ही लिखते हैं, लिख ही लो वरना कहोगे सर एक छोड़ ही दिए। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मूल बिंदु से P की दूरी, मूल बिंदु से P की दूरी बिंदु Q की दूरी के समान है, बिंदु Q की दूरी के समान है ना। अब Q रिलेशन X हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि मूल बिंदु से Q की दूरी, मूल बिंदु से Q की दूरी किसके बराबर मान लेते हैं, S की दूरी के बराबर मान लेते हैं। मूल बिंदु से Q की दूरी बिंदु S की दूरी के समान है, S की दूरी के समान है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। ऐसा है नहीं, ऐसा हमने माना। तो मूल बिंदु P और Q की दूरी बराबर है, कि जितना दूरी P का है उतना ही दूरी Q का है और उतना ही दूरी S का है। इसका मतलब तीनों बराबर है। तो हम यह भी तो कह सकते हैं ना कि सर मूल बिंदु से P की दूरी S की दूरी के समान होगा। तो यह क्या लिखा जाएगा, यहां लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भाई, यहां हम लिखेंगे P रिलेशन S और क्या लिखेंगे, मूल बिंदु से P की दूरी बिंदु S की दूरी के समान होगा, S के दूरी के समान होगा। इसका मतलब कि तीनों इसमें है। अगर हम इसी में थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें तो नहीं होगा, अगले पेज पे ले लेते हैं। तो अगले पेज पे क्या लिखा जाएगा भाई, यहां लिखा जाएगा P का संबंध Q के साथ, यहां लिखते हैं P का संबंध Q के साथ, Q का संबंध S के साथ, ये बिलोंग्स टू R था, है ना जी। P का संबंध Q से और Q का संबंध S से ऐसा था, और P का संबंध S से भी इसमें है, तो यहां लिख सकते हैं और P, S भी बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या है, संक्रामक संबंध है। तो ये जो संबंध है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। तो जब कोई संबंध स्वतुल्य भी हो जाए, सममित भी हो जाए और संक्रामक भी हो जाए, अर्थात वो क्या कहलाता है, तुल्यता संबंध कहलाता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि चूंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक तीनों है, इसलिए R क्या है बच्चों, तुल्यता संबंध है, इसलिए R तुल्यता संबंध है। यह बात हम लोगों ने कर दिया प्रूफ, कि सर ये बात प्रूव हुआ कि ये जो संबंध है वो कौन सा संबंध है, तुल्यता संबंध। परंतु प्रश्न अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो हम लोग से पूछा था कि तुल्यता है कि नहीं जांच करो। अब अगला जरा पंक्ति पढ़ो क्या बोला है।
अगला बोला है, देखना जरा, पुनः सिद्ध करें, मतलब फिर सिद्ध करना है कि बिंदु P जो कि 0,0 के बराबर नहीं है, इससे संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। कहने का मोटा मोटी मतलब क्या है, P का मान 0,0 नहीं है और इससे संबंधित जितने भी बिंदु का समुच्चय P मिलेगा, P बिंदु का समुच्चय है जिससे होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करे, इसका केंद्र मूल बिंदु होगा। ये क्या कहना चाहता है कि सर, अच्छा मान लो ये तो मूल बिंदु है, इसका नाम मान लो कि O है, तो ये बोला कि एक P है यहाँ बिंदु, इसका दूरी मान लो Q, इसका दूरी, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर चाहिए। एक बिंदु R, इसका दूरी भी बराबर, मतलब P से संबंधित जो बिंदु मिल रहा है ना, ये एक वृत्त बनाएंगे। बिल्कुल सही बात है, जब एक ही निश्चित बिंदु से इन बिंदुओं का दूरी समान हो जाएगा तो ये क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे और एक ऐसे वृत्त का निर्माण करेंगे जिनका केंद्र क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। तो इसी बात को बस भाषा में लिख देना है। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, पहले तो हम यहाँ डायग्राम बनाते हैं, तथा अगला बात प्रूफ करने से पहले हमने ड्रॉ किया एक डायग्राम, इसका नाम O है, ये बिंदु P है और बिंदु P का जो दूरी है वो Q के दूरी के बराबर है। फिर मान लो कि यहाँ एक बिंदु S है, तो इसके दूरी के भी ये बराबर है, ये तो अपना अक्ष है। तो यहाँ जो PQS है ना, ये P से संबंधित बिंदु है। ये लोग क्या है, P से संबंधित, आपसे प्रश्न बोला था ना कि हमें सिद्ध करना है कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो यहाँ P से संबंधित बिंदु कौन कौन सा है, Q है, S है, और जितने भी बिंदु आएंगे ये सब एक तरह से क्या, किस चीज का निर्माण करेंगे सर, ये सब मिलके एक वृत्त का निर्माण करेंगे। बस इसी बात को यहाँ पे प्रूफ कर देना है, और कुछ खास बात नहीं। इसी बात को हम भाषा में लिख देंगे, हम लोग का बात हो जाएगा प्रूफ। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखा जाएगा कि बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है। जिसका केंद्र क्या है बच्चों, मूल बिंदु है। यह बात यहाँ पे प्रूफ हो, क्योंकि जब इस P संबंधित जितने भी बिंदु मिलेंगे उन सबका दूरी बराबर होगा, और जब सबका दूरी बराबर हो जाए तो उनको मिलाएंगे तो एक वृत्त का ही निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि P से संबंधित जितने बिंदु मिलने वाले हैं वो सब एक ऐसे वृत्त बनाएंगे जिनका केंद्र क्या होगा, जिनका केंद्र होगा मूल बिंदु। उम्मीद है यह बात आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला, जरा प्रश्न को ध्यान से देखिए, एक बार इसे पढ़िए। प्रश्न बोला है कि सिद्ध करें कि समस्त त्रिभुजों का समुच्चय A है। A समस्त त्रिभुज का समुच्चय है। इसमें T1 और T2 में संबंध है कि T1 T2 के समरूप है। ठीक है, द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पहले यहीं तक प्रूफ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहां से हल इसका शुरू होता है कि सर इसमें तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। तो हम पहले चेक करते हैं स्वतुल्य, और स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ। तो आइए इस बात को हल करते हैं। यहां चेक करना है T1 रिलेशन T1। ये बोला है कि पहला वाला जो है वो दूसरा वाला के समरूप है। तो जब दो व्यक्ति समरूप का छोड़ो ना, कोई व्यक्ति खुद के तो समरूप होगा ना जी। T1 के समरूप है, बिल्कुल सही बात है, कोई व्यक्ति खुद के समरूप ही होता है। तो यह क्या लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं T1 समरूप T1। ऐसे लिख दो, चाहे लिख दो कि T1 के समरूप होगा। ये फिक्स है कि कोई व्यक्ति खुद के समरूप होता ही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अर्थात T1 जो है वो बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या कहलाएगा,
स्वतुल्य संबंध। उम्मीद है आगे बढ़ सकते हैं। अब जरा दूसरा चेक करते हैं कि क्या ये संबंध सम्मित है क्या। और सम्मित में तो कम से कम दो चीज चाहिए, एक T1 का रिलेशन T2 के साथ और फिर इसका उल्टा T2 का रिलेशन T1 के साथ। अगर कहा गया है कि T1 T2 के समरूप है तो उल्टा भी सत्य है। हम कहें यहाँ पे कि ये जो T1 है ये T2 के समरूप है, मतलब ये दोनों एक जैसे हैं, तो सीधा कहो या उल्टा कहो दोनों समरूप ही कहलाएंगे। तो यह क्या लिख सकते हैं कि T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। तो जब इसका उल्टा चेक करेंगे T2 रिलेशन T1, तो यहाँ क्या लिखेंगे T2 T1 के समरूप होगा, T2 T1 के समरूप होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर यहाँ T1 T2 और इसका उल्टा T2 T1 दोनों बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या है, सम्मित संबंध है। R सम्मित संबंध है। तो ये जो संबंध है वो स्वतुल्य भी है और ये संबंध सम्मित भी है। अब बारी है चेक करने की क्या ये संबंध संक्रामक है क्या। आइए जरा देखा जाए कि ये संबंध संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक में T1 और T2 से काम चलेगा नहीं, इसमें 3 लेना पड़ेगा, T1 T2 और T3। तो हम यह लिखते हैं T1 रिलेशन T2। जरा देखना ध्यान से, हमारे पास 3 त्रिभुज है, ये मान लो कि अपना T1 है, ये T2 है सब 90 डिग्री वाला है, और ये T3 है। क्या यह तीनों समरूप है बताइए। बिल्कुल सर, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम कहें कि सर ये वाला इसके समरूप है, ये वाला मान लो कि इसका नाम T1 है, इसका नाम T2 है, इसका नाम T3। तो T1 T2 के जैसा लग रहा है और T2 T3 के जैसा लग रहा है, इसका मतलब तीनों समरूप है। जब T1 T2 के समरूप, T2 T3 के समरूप, तो हम यह भी कह सकते हैं कि सर T1 T3 भी समरूप होगा। इसी बात को लिख देना है बस। आइए लिखा जाए, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, यहां लिखा जाएगा T1 T2 के समरूप है। यह बात यहां लिखा गया कि T1 T2 के समरूप है। अब यहां एक एक्स्ट्रा चीज हम मान लेते हैं T2 रिलेशन T3, और हमने मान लिया कि T2 T3 के समरूप है। ऐसा दिया नहीं है, हमने यह बात को माना है। तो अब यहां तीसरा लिखते हैं T1 रिलेशन T3। जब पहला वाला दूसरा के, दूसरा वाला तीसरा के, तो पहला वाला तीसरा के समरूप होगा, समरूप होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि सर T1 T2 T2 T3 बिलोंग्स टू R, और साथ ही साथ T1 और T3 भी बिलोंग्स टू R, इसलिए R क्या है, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है। तो ये जो संबंध था ये स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है। तो क्या लिख सकते हैं कि चूंकि R स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक, स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक तीनों है, इसलिए R क्या होगा, तुल्यता संबंध। यह बात यहां पे हो गया प्रूफ। लेकिन प्रश्न अभी खत्म ना है, पहले तो आप यहां तक नोट कर सकते हैं और अगला लाइन पढ़ो क्या बोला है आपसे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भुजा 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज को T1 नाम दिया, इस वाले को T2 नाम दिया, और 6 8 10 वाले को T3 नाम दिया। अब आपसे बोला कि सर विचार करें कि इसमें कौन से त्रिभुज एक दूसरे से संबंधित हैं। देखना जरा, एक समकोण त्रिभुज है जिसका इसने नाम दिया T1, एक समकोण त्रिभुज है जिसको इसने नाम दिया T2, और एक और समकोण त्रिभुज जिसका इसने नाम दिया T3। सब में भुजा का मान अलग अलग है। भुजा का मान क्या है,
3 4 5, 5 12 13, 3 4 5, 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10। हो सकता है कि ये 6 का मान नीचे है 8 का मान ऊपर, ये चलेगा, मतलब आप जैसे मन कर लिख सकते हो। तो ये 3 त्रिभुज है T1 T2 T3। आपसे बोला है इसमें, क्या बोला है कि इनमें से कौन एक दूसरे से संबंधित है। एक बात ना याद रखो, 9th क्लास में पढ़ना था, 10th में भी है, कि जब दो त्रिभुज ना समरूप हो जाए, अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके जो भुजा होते हैं वो अनुपातिक होते हैं। अनुपातिक कहने का मतलब कि कुछ गुना के बराबर होगा। कहो सर हम समझे नहीं, जरा फिर से बताइए। यहाँ देखो, ये जो मान लो कि इस कोण के लिए ये लंब है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। क्या 3 5 का कुछ गुना है? नहीं है। आगे बढ़ो, पहला और तीसरा में देखो, 3 6, कहो सर 2 गुना है। 4 से 8 2 गुना है। 5 से 10 ये भी 2 गुना है। मतलब ये 2 गुना के बराबर है, मतलब इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है, सब में 2 से गुना किया है। तो T1 T3 के भुजा अनुपातिक है, मतलब ये समरूप होंगे। यह क्या लिखा जाएगा? यहां हम लिख देंगे कि T1 और T3 ऐसे लिखा जाए। हम निकालते हैं T1 बटा T3 का मान, तो कहोगे सर ये हो जाएगा 3 बटा 6, 4 बटा 8 और 5 बटा 10। इन सबको जब निपटाया जाएगा तो आ जाएगा 1 बटा 2 और 1 बटा 2। इसका मतलब कि T1 T3 के भुजा अनुपातिक है, और जब किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं अनुपातिक होते हैं, इसका मतलब वो त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। तो लिख देंगे T1 T3 के समरूप है। यह बात भी यहाँ पे हो गया। प्रूफ करने के लिए बोला था ना। हाँ, तो इतना वाले नहीं, प्रूफ करने नहीं बोला था, सिर्फ चेक करके तो कौन कौन संबंधित है। तो यहाँ T1 और T3 एक दूसरे के संबंधित हैं। उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 13वां प्रश्न, और बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न और अच्छा प्रश्न भी है। आपसे क्या बोला है? सिद्ध करें कि समस्त बहुभुज के समुच्चय A में R कोई एक संबंध है P1 P2 में, कि P1 P2 की भुजाएं क्या है? समान है। अब बहुभुज कितने हो सकते हैं? बहुभुज में भुजा बहुत सारे हो सकते हैं। शुरुआत से मान लो कि ये त्रिभुज, ये भी एक बहुभुज है। हम बात करें चतुर्भुज का, ये भी एक बहुभुज है। हम बात करें ऐसे 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 पंचभुज, ऐसे ही जितने भी बहुभुज हैं उन सबको एक नाम दिया गया A। और इनमें क्या दिया गया है संबंध, कि P1 और P2 की भुजाएं बराबर है। मान लो कि P1 एक मान लेते हैं कि आयत है, इसका नाम P1 है, तो अगला वाला एक वर्ग होगा, इसका नाम है P2। तो इनमें सब भुजा की संख्या क्या है? बराबर है। अब आयत वर्ग है उससे मतलब नहीं, इससे भी 4 भुजा, उससे भी 4 भुजा, या 5 भुजा 5 भुजा, तो P1 P2 के बराबर, बस यही आपसे बोल दिया है। तो आप किसी भुजा से हल कर सकते हैं, त्रिभुज से, चतुर्भुज से, पंचभुज से, किसी से हल कर लो। तो हम पहले यहाँ शुरू करते हैं हल, और स्वतुल्य का बात करते हैं कि क्या ये स्वतुल्य है का। तो स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का रिलेशन खुद के साथ। अब खुद का रिलेशन आप त्रिभुज से निकालो, या खुद का रिलेशन चतुर्भुज से निकालो, या खुद का रिलेशन किसी बड़ी ही भयानक आकृति वाले डायग्राम से निकालो, सब में तो खुद की संख्या भुजा के बराबर, सॉरी, खुद में भुजा की संख्या खुद के बराबर ही होगा। पंचभुज में पंचभुज के बराबर, खष्टभुज में खष्टभुज के बराबर, षष्ठभुज के बराबर खष्टभुज थोड़ी होता है। तो ऐसे ही जो में आकृति होंगे वो खुद के बराबर ही होंगे, मतलब स्वतुल्य कहा जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखा जाएगा P1 रिलेशन P1, P1 रिलेशन P1। क्या लिखेंगे कि P1 तथा P1 दोनों तो एक ही है ना, P1 तथा P1 में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या समान होगी। इसका अर्थ है कि P1, P1 बिलोंग्स टू R, इसलिए R कौन सा संबंध है? स्वतुल्य संबंध है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, दूसरा सममित का बात करते हैं। सर सममित में तो यहाँ 2 चाहिए बहुभुज, तो एक का नाम हम लेते हैं P1 और एक का नाम लेते हैं P2। और ये पहले से दिया है कि P1 P2 में भुजाओं की संख्या बराबर है, तो लिख दो P1 तथा P2 में
भुजाओं की संख्या क्या है जी? भुजाओं की संख्या समान है। भुजाओं की संख्या समान है। तो अब इसका उल्टा चेक करते हैं। अब चेक करते हैं P2 रिलेशन P1। जब P1 और P2 में भुजा बराबर है तो इसका उल्टा P2 P1 में बराबर ही होगा। क्या लिखा जाएगा? P2 तथा P1 में भुजाओं की संख्या समान होगी। भुजाओं की संख्या समान होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि सर ये दोनों बिलोंग्स टू आर है, तो हम कह सकते हैं ये कौन संबंध है? सममित संबंध। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे कि सर P1 कॉमा P2 और इसका उल्टा P2 कॉमा P1 दोनों बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है? सममित है, सममित संबंध है। तो ये संबंध स्वतुल्य भी है और ये संबंध सममित भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या ये संबंध संक्रामक भी है क्या? ये चेक करते हैं। तीसरा बात है ये संक्रामक। तो इसमें चेक करते हैं P1 रिलेशन P2 और ये दिया गया है P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या है भाई? भुजाओं की संख्या समान है। ये बात दिया गया है। अब एक एक्स्ट्रा मान लेते हैं P2 रिलेशन P3, P2 रिलेशन P3 और हम मान लेते हैं कि P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। ये खुद से हमने माना, ये हाल लेते हैं कि मान लिए हैं। तो जब P1 और P2 में संख्या बराबर है भुजा की और P2 और P3 में बराबर है, मतलब तीनों में भुजा की संख्या बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा संबंध है? संक्रामक संबंध। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? यहाँ लिखा जाएगा सर कि तीसरा वाला P1 रिलेशन P3 और क्या लिखेंगे? P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी, है ना जी? तो यहाँ P1 रिलेशन P2, P2 रिलेशन P3 ये बिलोंग्स टू R था और P1 कॉमा P3 भी बिलोंग्स टू R, इसलिए R कौन संबंध है? संक्रामक, संक्रामक संबंध है। तो ये संबंध है स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो तुल्यता संबंध है, लिख सकते हो वहां, क्योंकि R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है, इसलिए यह तुल्यता संबंध है। यह बात हो गया यहाँ पे प्रूफ। इससे आप एक बार देख सकते हैं। और अगला पॉइंट जरा पढ़ो। तो इसने बोला है कि ये जो संबंध है वो स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। आपसे पूछा था तुल्यता संबंध, हमने प्रूव कर दिया। अगला लाइन जरा पढ़िए। अगला बात क्या बोला है? बोला कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय ज्ञात करें। आपसे यह बोला है ना कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है? इससे संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात करें। समुच्चय ए क्या था यहाँ पे प्रश्न में? सर समुच्चय ए था समस्त बहुभुज का समुच्चय, उसमें बहुत सारे बहुभुज हैं। और आपसे यहां बोला है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज चाहे कैसा भी हो, उसमें तो भुजाओं की संख्या बराबर ही होगी। तो आप समकोण त्रिभुज लो या समकोण समबाहु लो या विषमकोण त्रिभुज लो, त्रिभुज का मतलब उसमें 3 भुजा। तो आप दुनिया के कोई भी त्रिभुज लेंगे उसमें भुजाओं की संख्या 3 ही होगी। तो यहां कहा जाएगा कि ये जो मतलब इसमें जो 3, 4, 5 से संबंधित जो समुच्चय होंगे वो सब त्रिभुजों के समुच्चय होंगे। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? अगले पेज पे लिखते हैं
क्या लिखा जाए? समुच्चय ए से संबंधित या 3 4 5 भुजा 3 4 तथा 5 वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित सभी त्रिभुजों के समुच्चय। ये कहां से की रहा है? सभी त्रिभुजों के समुच्चय होंगे, क्योंकि 3 4 5 में भुजाओं की संख्या हमेशा क्या होती है भाई? बराबर ही होती है। तो यहाँ 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज संबंधित जितने भी त्रिभुज को समुच्चय बनेंगे वो सब हो जाएंगे। यह बात यहाँ पे हुआ खत्म। आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, अगला प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न है अगला क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 14। इसे जरा ध्यान से देखिएगा। ये बोला कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में एक संबंध है L1 L2 के समानांतर है। तो सिद्ध करें कि R एक तुल्यता संबंध है। अब बताओ, कोई संख्या, कोई रेखा खुद के समानांतर ही होता है, संपाती, तो स्वतुल्य हो जाएगा। L1 L2 के समानांतर है तो L2 L1 के समानांतर, सममित भी हो जाएगा। और एक तीसरा L1 L2 के समानांतर, L2 L3 के समानांतर, तो तीनों क्या हो जाएंगे? समानांतर। तो ये भाई आप खुद से ये वर्क में कर लेना। ये जो संबंध है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे, y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय। रेखा का इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c। ये आपको पढ़ना है 11th क्लास में। इक्वेशन का एक फॉर्मेट होता है रेखा का, y बराबर mx प्लस c। तो यहाँ बस 4 है ना, तो इससे संबंधित जितने भी रेखा बनेंगे वो y बराबर 2x प्लस c के बराबर होगा, जहां c बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब c का अलग अलग मान रखते चले जाओ, वो सब रेखा का मान मिलते चला जाएगा। तो इस रेखा से संबंधित जो रेखा बनेंगे वो y बराबर 2x प्लस, सॉरी हाँ, y बराबर 2x प्लस c मिलेंगे, जहाँ c के मान 8 9 10 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रखो, वो सब इसी रेखा से संबंधित समुच्चय मिल जाएंगे। तो बस ये लिख देना वहां पे, और ये अपना जांच कर लेना, एक प्रश्न कम से कम आपके लिए छोड़ा गया है, तो इसे आप बना लीजिएगा। हम फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये तो फर्जी सा ऑब्जेक्टिव है, इसे तो ऐसे हम लोग निपटा लेंगे। क्या बोला है कि एक समुच्चय दिया गया है संबंध, आपको सही उत्तर चुनना है। इसमें से 1 2 3 4 इसमें अवयव है, तो 2 2 भी है, 1 1 है, 4 4 है और 3 3 है। मतलब सर स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य, ठीक है। तो ये वाला जो संबंध है वो स्वतुल्य है, ठीक है। जरा सममित चेक किया जाए, क्या सममित है? क्या सममित का मतलब सीधा का है तो उल्टा चेक कर लो। तो सर ये स्वतुल्य, सममित चेक कीजिए। एक का संबंध दो से दिया है, तो क्या दो का एक से दिया है? नहीं दिया है, सममित संबंध नहीं है। तो ये बोला कि सममित है, ऑप्शन नहीं होगा। सममित नहीं है, हाँ ये हो सकता है, सममित है नहीं, और तुल्यता तो हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो संबंध है वो स्वतुल्य, क्या संक्रामक है? क्या चेक कर भी सकते हो। एक का संबंध दो से दिया है और दो का संबंध नहीं दिया है, मतलब ये पास हो गया। एक का संबंध 3 से दिया है, 3 का संबंध 2 से, और एक का संबंध 2 से, ये भी पास हो गया। मतलब ये वाला जो संबंध है वो केवल सममित नहीं है, बाकी स्वतुल्य और संक्रामक है। हम भाई ऑप्शन ही चेक कर लिए थे कि सर इसमें दिया है ये बोल दिया कि सममित नहीं है, और यहाँ बोला कि सममित है, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे भी चला गया। और तुल्यता तब होगा जब तीनों संबंध होते हैं, इसमें पहले ही सममित नहीं है, तो इसको तो बात ही हटा दो। ये बोला है कि सममित संक्रामक है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो बस ऑप्शन नंबर बी ही तो बचा। चलो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है जी? ये भी ऑब्जेक्टिव फर्जी सा है। एक समुच्चय n है, n मतलब नेचुरल नंबर, 1 से लेकर कहां तक? अनंत तक की संख्या। तो इसमें बोला है कि a और b में क्या संबंध दिया है कि a बराबर b माइनस 2। यहाँ लिखा है a इज इक्वल टू b माइनस 2, और बोल दिया है कि जो b का मान है 6 से बड़ा है। तो 6 से बड़ा b का मान कुछ भी रख सकते हो, 7 8 9 कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ देखना, ये माइनस में रहेगा तो प्लस में, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू b। मतलब b का मान a के मान से 2 ज्यादा है, और यहाँ जो भी चल रहे हैं हिसाब किताब, पहले a का मान और बाद में b का मान, और b जो है वो a से 2 ज्यादा है, b a से 2 ज्यादा है। यहाँ देखो तो, क्योंकि सर पहले तो b का मान हमें चाहिए 6 से बड़ा, ये हो नहीं सकता। 8 है, हो सकता है, 8 है, हो सकता है, 7 ये भी हो सकता है। लेकिन अब देखना, b जो है a से 2 ज्यादा है, क्या b a से 2 ज्यादा है? नहीं।
क्या बी ए से 2? हाँ हो सकता है। क्या बी ज्यादा? तो 5 ज्यादा है, नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बी जो है ए से 2 ज्यादा है और ये तो यही संभावना बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। तो ये 16 नंबर भी समाप्त, और शायद यह प्रश्नावली हो गया समाप्त। हाँ, तो आज चैप्टर 1.1 जो होता है ये समाप्त होता है, प्रश्नावली 1.1। अगले एपिसोड में हम लोग शुरू करने वाले हैं 1.2, और साथ ही बहुत जल्द हम लोग पार्ट 1 तो पढ़ते ही चलेंगे और शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 भी। एक लेक्चर रहेगा पार्ट 1 का और एक लेक्चर पार्ट 2 का भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक क्वेश्चन आप जरूर बना लेना, ठीक।